गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 23 जनवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं समझती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग अपनी फैमिली और आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। सर्दी बहुत ज्यादा है तो आप जो है अच्छे से जो है आप लोग जो है अच्छे से रहिए, ताकि जो है आप लोगों को ठंड ना लगे और आप लोगों की तबीयत खराब ना हो। मेन ये बात है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर आज जो हम यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा जो है हम लोगों ने न्यू बोल सकते हैं कि स्टाइल, और थोड़ा सा मैंने जो कि थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा ना चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग फीडबैक में जरूर बताइएगा कि ये जो थंबनेल है या फिर पहले वाला जो मैं थंबनेल बनाती थी वो ज्यादा अच्छा होता है, या फिर ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। तो आप लोग जो है मुझे फीडबैक दे सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में। कल आप सभी को पता है क्या था, यानी 22 जनवरी को बेसिकली जो है राम मंदिर का जो राम मंदिर है वहां पर बेसिकली जो है राम लला जो है हमारे विराजमान हो गए हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जो है आज डिस्कस करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम जो है डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन सी शैली में जो है मंदिर को बनाया गया है, कितने द्वार हैं, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जो है हम लोग इस पॉइंट जो कि ये कल जो है पूरे दिन बोल सकते हैं कि न्यूज में बना रहा, तो इसको जो हम अच्छे से जान लेंगे, ताकि जो है एक बार अच्छे से हम लोग तैयार कर लें कि आगे क्या करें। हमें सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़े और अच्छे से जो है हम लोग यहाँ पर जो है कोई भी एग्जाम हो वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए राम मंदिर से संबंधित, तो आप लोग जो है इजीली जो है क्वेश्चन बना सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, तो म्यांमार सीमा पर जो प्रतिबंध लगा है इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे कि जो म्यांमार पे जो सीमा जो है उसको वहां पे क्यों प्रतिबंधित किया गया है, और भारत और म्यांमार के बीच में बेसिकली जो बॉर्डर है, कितने स्टेट हैं हमारे पूर्व के जो कि म्यांमार से बॉर्डर को टच करते हैं, अच्छे से समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन है जो कि है जापान के द्वारा जो है चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया है। तो क्या है बेसिकली, इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो वीडियो को जो है आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है वीडियो को शेयर करना है। साथ ही जो है वीडियो में हम क्या बात करेंगे यहाँ पर विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है हम इन तीनों जो टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास, जो कि कल पूरे दिन जो है करंट अफेयर में जो कि पूरे दिन जो है न्यूज में भी बने रहे हैं, और कई अखबारों की बात करें तो वहां पर भी जो है ये जो है न्यूज रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, और वीडियो के लास्ट में लेते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके की बात करूँ तो स्टैटिक जीके में हम यूपी जीके को लेकर चल रहे हैं, वहां से जो है कई सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं राम मंदिर के बारे में, यानी कि अयोध्या में जो है राम मंदिर में राम लला जो है विराजमान हो गए हैं कल के दिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं राम मंदिर का लेआउट के बारे में। मंदिर की बात करें जो कि 20 फुट ऊंची 3 मंजिला जो है बनाई गई है इस पे, जिसमें कुल जो है 392 खंबे हैं और 44 इसमें दरवाजे बनाए गए हैं। निर्माण की बात करें तो जो मंदिर बनाया गया है ये आपका याद रखना है, संगमरमर कौन सा लगा है, तो मकराना संगमरमर लगा है, जिसमें गुलाबी बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर एवं रंगीन संगमरमर का जो है इसमें उपयोग किया गया है मंदिर के निर्माण में। इसी के साथ मंदिर की जो नींव की बात करें, यहाँ पर जो है रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का यूज किया गया। किसका, तो रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसमें जो है 14 मीटर मोटी परत से बनी जमीन की नमी से बचाने के लिए बेसिकली जो 21 फुट जो है ऊंचा इसमें ग्रेनाइट लगाया गया है, जो कि कौन सा है, प्लिथिंग है। कौन सा है, प्लिथिंग जो है इसमें आप लोग को याद रखना है। ग्रेनाइट का कैसा लगाया गया है, जो कि बेसिकली जमीन की नमी से जो है ये बचा रहे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या आपको पता है राम मंदिर में लोहा का जो है प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा नहीं हुआ है। इसी के साथ इस मंदिर की जो स्थापत्य शैली है इसके बारे में जान लीजिए क्या क्या है। इसमें गर्भगृह है, मंडप यानी कि हॉल है, मंदिरों के साथ जो है इसमें नागर शैली के द्वारा बनाया गया है। अच्छे से जानेंगे नागर शैली के बारे में, द्रविड़ शैली के बारे में, इसी के साथ वेसर शैली के बारे में हम जानेंगे। तो याद रखिएगा राम मंदिर जो है आपका निर्माण हुआ है कौन सी शैली में हुआ है, तो नागर शैली में हुआ है। परिसर की
बात करें तो परिसर में जो है प्रत्येक कोने में सूर्य और इसी के साथ भगवती गणेश शिव की जो मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसी के साथ उत्तर और दक्षिण में जो है भुजाओं का क्रमशः अन्नपूर्णा तथा हनुमान के मंदिर भी बनाए गए हैं इस परिसर में। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ इस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ और इनके साथ ही है विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज और सबरी के बेसिकली जो है यहाँ पर इस मंदिर में भी जो है इन लोगों को भी यहाँ पर बेसिकली इन लोगों की भी मूर्ति जो है बनाई गई है। ये भी आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के बारे में। तो नागर शैली जो है आपको याद रखना है, एक नगर शैली ही है, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो इससे पहले बात करें हम लोग अगर, तो उत्तर भारत में बेसिकली जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब गुप्त काल का समय था, उस समय से ही जो है नागर शैली को जो है बोल सकते हैं कि उसी समय जो है ये विकसित हुआ था। ये शैली जो है आपकी उत्तरी और पश्चिम और पूर्वी भारत में जो है सबसे ज्यादा इसी शैली में मंदिर बनाए गए हैं। कहाँ पर? आपके उत्तर में, पश्चिम में और पूर्व शैली में। कौन सी शैली में बनते हैं मंदिर? तो नागर शैली में बनते हैं, जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। खासकर हम लोग बात करें तो मालवा, इसके साथ राजपूताना और कलिंग के आसपास क्षेत्रों में जो है आपको याद रखना है नागर शैली का जो है बनाया जाता है। ये जो साधारण पत्थर के मंच पर बनाया जाता है, जिसमें मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी रहती है। बेसिकली जो है कभी भी मंदिर बनता है ना नागर शैली में, तो इसका मेन जो है विशेषता की बात बताएं तो ये त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली सीढ़ियां होती हैं और इसके ऊपर हमें चढ़ के जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे तो मंडप होते हैं, जो जितने भी बेसिकली मंडप बनाए जाते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है, जो भी मंडप होगा वो सबसे पीछे होता है ना। तो इस तरीके की जो होती है इसकी विशेषता होती है। मैं आप लोगों को इमेजेस में दिखाऊंगी, आप लोगों को कोई डाउट नहीं छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताएं क्या क्या शामिल है, तो इसमें सबसे पहले याद रखेंगे शिखर होता है, जिसमें गर्भगृह हमेशा जो है उच्चतम यानी कि शिखर के जो है ठीक नीचे स्थित होता है, जो कि शिखर पर जो है एक कलश यानी कि अम्लका बना होता है, उस पर जो है इसे स्थापित किया जाता है। फिर आता है आपका शिखर के प्रकार की बात करें तो क्या होता है, तो रेखा प्रसाद, जो कि लैटिन में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, और शिखर की इसी के साथ बात करें शिखरी की, जो कि खजुराहो कदियारा महादेव का जो मंदिर है वहां पर भी जो है शिखर के प्रकार का यूज किया गया है। इसी के साथ वल्लभी, जो कि तेली का मंदिर है, और इसी के साथ आपको याद रखना है फमसाना, जो कि कोणार्क मंदिर का जगमोहन है, ठीक है। फिर आता है चार दीवारी की बात करें। चार दीवारी में इस मंदिर में हमेशा जब भी जो भी नागर शैली होती है उसमें जो है चार दीवारी बनाई जाती है। प्रवेश के लिए जो द्वार होता है वो चारों तरफ से बनाए जाते हैं। बेसिकली ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा शैली की बात करें तो उड़ीसा शैली में चंदेली शैली और सोलंकी शैली में ये सारे काम देखने को आपको मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ना आप लोग, क्या 3D में है, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो ये सबसे पहले देखिए द्वार देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे, ये है आपका द्वार, मुख्य द्वार यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे ना, तो ये है आपके द्वार, अच्छे से दिख पाएगा। और इसी के साथ ये है मंडप, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बनाया गया ना, इसका पहले बेस बनाया जाता है, इस बेस के ऊपर जो है मंदिर को बनाया जाता है, जहां पर इस प्रकार की सीढ़ियां की जो है व्यवस्था होती है। फिर यहाँ पे आप लोगों को जो है ये देखने को मिलेगा, मंडप देखने को मिलता है, और जो मेन मंडप होता है जहाँ पे भगवान जी विराजमान होते हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहीं पे आप लोगों को दिखाई देगा कलश, और इसके यहाँ पर भी बेसिकली आपको देखने को मिलता है अमलक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इस वाली इमेज में सही से। और अब बात करते हैं नागर शैली के बारे में, और अच्छे से समझते हैं कि बेसिकली नागर शैली है क्या। तो नागर यानी कि नागर का मतलब क्या है, नगर से बना है। किससे बना है? नगर से बना है। सर्वप्रथम जो है नगर के निर्माण में होने के कारण जो है इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नागर शैली कहा जाता है। ये क्या है, एक रचनात्मक मंदिर, जो कि एक क्या है, रचनात्मक मंदिर होता है, जिसमें जो है स्थापत्य की एक शैली है, जो कि हिमालय से लेकर आपका विंध्या पर्वत तक जो है इसी जो है शैली में जो है सभी मंदिरों को बनाया जाता है। तो नागर शैली याद रखिएगा, हिमालय से लेकर विंध्या पर्वत तक बनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 8वीं से लेकर आपका 13वीं शताब्दी के बीच में उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने जो है पर्याप्त संरक्षण दिया। नागर शैली की पहचान जो है, विशेषता की बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया कि एक समतल छत के होता है, इस छत को थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ बनाया जाता है, और इसकी शिखर की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें जो है एक आपको उत्थान समन्वय भी मिलता है।
नागर शैली के जो मंदिर होते हैं इनके ऊपर आधार से शिखर तथा कैसे होते हैं, ये तो चतुष्कोणीय होते हैं, जो कि ये मंदिर के ऊंचाई में 8 भागों में बटे होते हैं, जिसको जो है हम किन नामों से जानते हैं, पूरे मंदिर के ना 8 भाग होते हैं। कैसे होते हैं, मूल यानी कि आधार होता है, जो कि आपको मैंने बताया कि इस प्रकार से बनाया जाता है, गर्भगृह होता है, फिर जहाँ पे नींव रखी जाती है, फिर दीवारों के बीच का भाग होता है, जंगा होता है जो कि बाहर की दीवारों को बोला जाता है, कपोत होता है, फिर शिखर होता है, गल होता है, फिर इसी के साथ आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पर अमलक मिलेगा, ठीक है, फिर कुंभ मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है ये 8 भागों में नागर शैली के मंदिर जो है बांटे जाते हैं। इस शैली में बने मंदिरों की बात करें तो उड़ीसा में कौन सा मंदिर है, आपका कनिंग है, गुजरात में आपका लाट मंदिर बना हुआ है, और हिमालय क्षेत्र में जो है पर्वतीय भी कहा जाता है नागर शैली को। तो इंपॉर्टेंट है, आई होप जो है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी सभी बातें। अब देखिए यहाँ पर ये वाली इमेज देखिए, जो है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जो मैंने बताया ना अभी कि जो नागर शैली होती है वो पूरे 8 भागों में जो है बटी हुई रहती है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पे समझते हैं ऊपर से। तो ऊपर क्या होता है, ध्वज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग को ध्वज मिल रहा है। फिर ये वाला पोर्शन देखेंगे ना, ये क्या है, कलश है, ठीक है। तो ये कलश यहाँ पे दिखेगा आपको। फिर ग्रीवा देखने को मिलता है आपको। फिर अमलक की बात करें तो अमलक क्या है, तो ये वाला दिखेगा, रुकिए पेन थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे दिखेगा ये क्या है, ये आपको जो है अमलक देखने को मिलेगा। और ये क्या दिखाई देगा आपको, शिखर है। ये क्या है, पूरा का पूरा ऐसे जो है जो चाह रहा है, ये शिखर है, ठीक है। इसमें ये शिखर बनाए गए हैं इस तरीके से। फिर जंघा जो कि बाहर वाली दीवारें होती हैं। फिर यहाँ पे आप लोग को क्या दिखाई देगा, जगती दिखाई देगा, क्योंकि ये एक के ऊपर एक कुछ इस प्रकार से जो है आप लोग देख पाएंगे बनाया जाता है। फिर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर अंतराल दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे मंडप बने हैं। देखो सबसे पहले क्या बना है, अर्ध मंडप है, फिर महामंडप बनाया जाता है, यानी थोड़ा सा मंडप, और उसके बीच में अंतराल दिखेगा, और ये सबसे बड़ा मंडप दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग समझ सकते हैं नागर शैली के मंदिर जो है इसी जो है इसकी जो है विशेषता इस प्रकार की है, और इसमें जो है 8 भागों में बेसिकली बनाया जाता है। तो राम मंदिर जो है आपको नागर शैली में ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस शैली में जो मंदिर जो है मुख्यतः कौन कौन से हैं, तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य भारत में पाए जाते हैं। इस प्रकार के मंदिर कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, आपको याद रखना है, खजुराहो का मंदिर है जिसका नाम है कदरिया मंदिर, जो कि महादेव जी का है। वहीं लिंगराज मंदिर की बात करें जो कि उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। वहीं जगन्नाथ मंदिर भी आपका इसी शैली में है, नागर शैली में, जो कि पूरी पूरी है और उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करें तो कोणार्क यानी कि उड़ीसा में ही है। तो उड़ीसा के देखो 3 मंदिर तो आपको ऐसे ही याद रख लेना, जो कि नागर शैली में और जो कि बहुत ज्यादा फेमस। कौन सा है, लिंगराज, जगन्नाथ और कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसी के साथ बात करें जो कि उड़ीसा का एक और है, ये भी याद रखिएगा, कौन सा है, मुक्तेश्वर मंदिर। कौन सा है, मुक्तेश्वर मंदिर। तो 4 मंदिर जो है आपको याद रखने हैं उड़ीसा के हैं। कौन कौन से, लिंगराज, जगन्नाथ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, फिर आता है आपका इसमें मुक्तेश्वर मंदिर आता है। फिर आता है आपका खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है, दिलवाड़ा के मंदिर है, जो कि अब्बू पर्वत में है। और कहाँ पर है, ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। फिर सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है, ये वो मंदिर है जो मध्य भारत में पाए जाते हैं और ये नागर शैली में बने हुए हैं। तो एग्जाम में जो है ना मैच द फॉलोइंग से पूछ लिया जाएगा, तो ये जो है आप लोग अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। अब बात करते हैं क्या, द्रविड़ शैली के बारे में कहते हैं। तो द्रविड़ शैली के बारे में जाने तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, कृष्णा नदी से लेकर बेसिकली कन्याकुमारी तक जो है द्रविड़ शैली में ही मंदिर पाए जाते हैं। यानी कि साउथ के जो जितने भी मंदिर आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी आपको जो भारत का वो देखते हो आप लोग नक्शा देखते हो ना, मैप, ठीक है। तो इस प्रकार से है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितने भी मंदिर आप लोग को देखने को मिलेंगे वो द्रविड़ शैली में ही देखने को मिलेंगे। तो कहाँ से, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो है द्रविड़ शैली में ही मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत की बात करें तो 8वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि सुदूर दक्षिण भारत में जो है आपको ये 18वीं सदी तक बनी रही, यानी 8 से लेकर ये 18वीं सदी तक बनी रही है। द्रविड़ शैली की पहचान की भी बात करें, जो कि इसमें मुख्य विशेषता की बात करें, तो वहां पर हमने 8 प्रकार पढ़े थे कि जो कि मंदिर बनाया जाता है आपका, तो वो क्या होता है, वहां पे 8 प्रकार होते हैं उसमें, जो कि आपका नागर शैली होती है। और इसमें देखो कितने होते हैं, तो पहला सबसे पहले प्रकार की बात करें तो प्रकार होता है, फिर गोपुरम होता है, वर्गाकार होता है, फिर इसमें आता है आपका गर्भगृह होता है, फिर इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा पिरामिड नुमा शिखर मिलता है, फिर मंडप देखने को मिलता है, फिर विशाल आपको प्रांगण देखने को मिलेगा, ठीक है।
फिर इसी के साथ आपको देखने को क्या मिलता है, अष्टकोण मंदिर की संरचना जो है आपको देखने को मिलती है द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिर जो कि बहुमंजिला होते हैं, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से ना ये आप लोगों को ना द्रविड़ शैली से संबंधित ना यहाँ यहाँ से पॉइंट बना के आप लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं कि इसमें से ए सही है, बी सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर किसके बारे में ये जो शैली है ये कह रही है। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन जो है आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या है कि पल्लवों ने जो है द्रविड़ शैली को जन्म दिया था, जो कि इसी के साथ चौल काल में जो है इसको जो है सबसे ज्यादा ऊंचाइयां हासिल की, यानी कि सबसे ज्यादा जो है विकसित जो है चौल वंश में ही होता है। फिर आपका जो है विजयनगर आते आते जो है इस शैली में जो है आपको हरासमान यानी कि जो है गिरावट देखने को मिलेगी। तो पल्लव वंश के समय जो है द्रविड़ शैली का जन्म होता है। चौल वंश तक जो है ये आते आते जो है ये अपनी ऊंचाइयों को छूता है। इस शैली में चौल वंश तक जो है बहुत बहुत सारे मंदिर बनाए जाते हैं। फिर ये जब आता है आपका विजयनगर, आपका आप बोल सकते हैं काल आता है, उसके समय जो है इसमें बहुत ज्यादा कमी दिखाई देती है। लेकिन चोल काल में जो है इसमें द्रविड़ शैली की वास्तुकला की मूर्तिकला और चित्रकला का संगम भी आपको दिखाई देगा। अगर बात करें हम यूनेस्को की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि चोल शासक राज के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। कब? 1000 वर्ष से द्रविड़ शैली में जो है एक जो जीता जाता आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। कौन सा? तो चोल वंश का बेसिकली ये जो है याद रखना है। राजा कौन थे? तो शासक याद रखिएगा, चोल शासक थे राज। ठीक है, कौन है? राज जो है शासक थे। और इस मंदिर का नाम याद रखिएगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो है आगे की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो नायक शैली का विकास होता है इसी में ही। इसी में आपको उदाहरण के रूप से मिलेगा नायक शैली का। कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है, और रंगनाथ मंदिर जो कि श्रीरंगम तमिलनाडु में है, और रामेश्वर मंदिर जो कि नायक शैली में ही है, जो कि एक द्रविड़ शैली का ही भाग है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? बेसर शैली की बात कर लेते हैं। तो बेसर शैली की बात करें तो जो कि नागर और द्रविड़ शैली से ये मिली जुली होती है, इसे ही बेसर शैली कहते हैं। इस शैली में जो है मंदिर यानी कि विंध्याचल पर्वत से लेकर ये कृष्ण नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को जो है चालुक्य शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसर शैली चालुक्य शैली से ही संबंधित है और इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली में जो है मंदिरों का आकार कैसा होता है? आकार में ये आधार से शिखर तक जो है गोलाकार होता है, और या फिर हम इसे अर्ध गोलाकार भी कहते हैं। बेसर शैली का उदाहरण की बात करते हैं, वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर है जिसमें जो है गोपुरम बनाया गया है, वो भी बेसर शैली में ही बना है। इसके साथ गुप्त काल के बाद जो है आपको याद रखना है, इसमें स्थापत्य से लेकर जो है क्षेत्रीय शैली के विकास में एक नया मोड़ आता है। और इसमें जो है इस समय इस काल में जो है बेसिकली उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड में जो है आपको बेसर शैली में ही मंदिर देखने को मिलते हैं। इसी में हम बात करें तो ये आपको याद रखना है 8 से लेकर आपको 13वीं सदी तक जो है महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण होता है आपका बेसर शैली में। और इस दौरान जो है दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव और कूटकालीन जो है चोल युगीन स्थापत्य अपने जो है इसमें विशिष्ट यानी कि सबसे ज्यादा जो है बेसर शैली में ही मंदिरों का जो है दक्षिण भारत में निर्माण देखने को मिलेगा। तो बेसर शैली में जो है आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं यहाँ पर इसी में से जो है बचा कुचा भी डाउट खत्म कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागर शैली, जो कि अयोध्या का जो आपको याद रखना है जो कि रामलला का जो मंदिर बना है अयोध्या में, वो देखिए कुछ इसी प्रकार से बना है ना। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में दिखाया, तो एक बार जो है आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं इस प्रकार से। फिर आता है आपको द्रविड़ शैली, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। आपको द्रविड़ शैली, बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। आई होप जो है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो तीनों शैलियाँ जो है मेरी तरफ से जो है मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या था आज का, तो हमें जाना है कि म्यांमार सीमा पर प्रतिबंध क्या लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं खबर को। तो याद रखिए भारत और म्यांमार की सीमा के पहले हम लोग बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच में जो है सीमा का बोले तो भारत के जो कितने राज्य जो है म्यांमार से बॉर्डर को टच करते हैं, तो 1643 याद रखिएगा, यानी कि 1643 किलोमीटर जो है भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पे जो राज्य है वो इसको बॉर्डर को टच करते हैं। मिजोरम
की बात करें तो वो केवल कितना करता है, 510 करता है। मणिपुर की बात करें तो 398 किलोमीटर करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है 520 करता है और नागालैंड जो है 215 करता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जो है पर्टिकुलर जो है इसमें से ही सिंगल भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्या पूछेंगे 1643 किलोमीटर भी पूछा जा सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच जो है बॉर्डर जो है कितना साझा करता है। तो आप बोलेंगे 1643 नंबर की फॉर्म में ही याद कीजिए, याद रहेगा आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि म्यांमार के साथ जो है इन 4 राज्यों की सीमा जो है जो कि आपको याद रखना है क्या बनाती है, सीमा बिना बाढ़ वाली है, यानी यहाँ पर जो है आवाजाही हो सकती है। इसके बारे में जानते हैं कि क्या है बेसिकली। तो देखिएगा यहाँ पर मुक्त संचार व्यवस्था की गई है, जो कि भारत और म्यांमार के बीच में जो है एक मुक्त संचार व्यवस्था है, जो कि दोनों देशों के बीच में मौजूद है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बेसिकली क्या होता है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है पहाड़ी जनजातियों के प्रत्येक सदस्य जो भारत या म्यांमार का नागरिक है, वो क्या करता है, भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों ओर से 16 किलोमीटर भीतर तक जो है निवेश कर सकता है, यानी कि आया जा सकता है। ये एक सक्षम और प्राधिकारी द्वारा जो है जारी किया गया सीमा पास है, जो कि 1 वर्ष तक का ही जो है ये वैधता पाता है। इस सीमा को जो है अगर आपको जो है 16 किलोमीटर तक जो है आपको आवाजाही करनी है भारत या म्यांमार से, तो आपको इसके लिए पास बनाना पड़ता है। और प्रति यात्रा के लिए जो है इसमें 2 सप्ताह तक का ही इसमें बेसिकली रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होगा, अगर पता चला है तो वीडियो अगर अच्छी भी लग रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपको इस बात समझ में आई है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देख लीजिए मैप में देख लेते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं मैप में। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को नॉर्थ वाला पोर्शन देखो ये देखने को मिलेगा, तो ये देख पा रहे हैं ना आप लोग। तो म्यांमार कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है ये पूरा आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, म्यांमार है। और यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिलेगा नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है ना। तो ये आपको बेसिकली जो है देखने को मिलेंगे वो स्टेट जो कि म्यांमार से जो है बॉर्डर को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कौन है, बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग मैप को भी जरूर देखा कीजिएगा, ताकि जो आप लोग को मैप की जो आप लोग को क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, वो भी आप लोग जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ कि क्या असम जो है म्यांमार से बॉर्डर को टच करता है, तो जल्दी से जो है आप लोगों के सामने मैप लगा हुआ है, आंसर करके बताइए कि क्या ये सही है या गलत है, यस या नो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर अच्छे से एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। ये म्यांमार है, जो कि 1643 जो है बेसिकली यहाँ पर बॉर्डर को साझा करता है म्यांमार भारत से। कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, आपको मणिपुर देखने को मिलेगा, और ये क्या देखने को मिलेगा, मिजोरम, और यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग देख पाएंगे, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जापान वाले क्वेश्चन को, कि जापान के द्वारा बेसिकली जो है अभी क्या किया गया है। 20 जनवरी 2024 को जो है अभी चंद्रमा का जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराकर विश्व का 5वां देश बन गया है। कौन, जापान बन गया। तो जापान का जो है मून मिशन जो है सफल हुआ है, और ऐसा करने के बाद वो विश्व का 5वां देश बन गया है, जो कि जापान के द्वारा बेसिकली 6 सितंबर 2023 को अपने मित्सुबिशी रॉकेट के द्वारा मून स्नाइपर्स के द्वारा जो है चांद के लिए रवाना किया गया था। और इसी के साथ आपको याद रखना है, स्नाइपर की बात करें जो कि 25 दिसंबर 2023 को जो है चांद की ऑर्बिट में पहुंचा था, यानी कि ये चांद की सतह से जो है चांद की तरफ जो है बढ़ रहा था, और चंद्रमा के जो है केंद्र में यानी भाग पे जो है इसके द्वारा लैंडिंग कर ली गई, कब, 20 जनवरी 2024 को। इसी के साथ जेक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो है $102 मिलियन का जो कि खर्च आया है, इसको भी याद रखना है। इसरो के द्वारा जो है मात्र 600 करोड़ रुपए में जो है खर्च किया गया था। और ना ही सिर्फ चंद्रयान 3 को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, बल्कि इसके सभी उपकरण को भी हमारे द्वारा जो है संचालित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसी में हम बात करें अगर स्नाइपर पिछले जो कि मून मिशन में जो है लैंडिंग के लहज सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि रडार की बात करें तो इसमें स्मार्ट लैंडर है, जो कि 4 इन्वेस्टिगेशन मून यानी कि स्लिम लैंडर चंद्रमा के जो है इक्वेटर के निकट जो है लैंड किया गया है। चंद्रमा
चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है। तो इससे पहले पहले कौन कौन से देश हैं वो भी याद रखिएगा, यानी कि इससे पहले कौन है, रशिया है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है यानी कि यूएसए है, चीन है, और हम यानी कि 4th नंबर पर कौन आते हैं, हम आते हैं, भारत। और अब 5वां जो है इसमें शामिल हो गया है, इस लिस्ट में कौन, जापान भी शामिल हो गया है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अगर हम बात करें यहाँ पर जास्का के बारे में, तो जास्का क्या कहता है, इस मिशन से जो है न्यूनतम सफलता घोषित करने के लिए मानदंडों को पूरा किया गया है, क्योंकि अंतरिक्ष यान में जो है ऑप्टिकल नेविगेशन का उपयोग करके सटीक और सॉफ्ट चंद्र लैंडिंग किया गया है। और ये मिशन जो है जापान की तरफ से बेसिकली चंद्रमा पर उतरने वाला तीसरा और कुल मिलाकर ये 5वां देश बन गया है। इसी के साथ छोटे पैमाने पर बात करें तो SLIM रोबोट एक्सप्लोरर के द्वारा जो है सितंबर 2023 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसे मून स्पाइनर या फिर जो कि इसको नाम दिया गया था। और इसमें जो है पिन पॉइंट जो कि लैंडिंग प्रदर्शित करने वाले नई सटीक और तकनीक थी, ये भी याद। ये बात करते हैं यहाँ पर हम किसके बारे में, तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून लैंडर के बारे में। अगर इसकी वजन की बात करें तो 200 किलोग्राम है, वहीं इसकी लंबाई 2.4 मीटर है, चौड़ाई की बात करें तो 2.7 मीटर है। अगर बात करें कि इसमें क्या क्या बेसिकली जो सिस्टम का उपयोग किया गया है, तो याद रखिएगा रडार है, लेजर रेंज फाइंडर और विजन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया, जो कि क्या काम करेगा, ये बेसिकली जो है एक्यूरेट लैंडिंग में जो है इसकी हेल्प करने वाला है। इसी में जो है जो कैमरा का जो प्रयोग किया गया है, जो कि चंद्रमा पर मौजूद चट्टान जो है उनका जो है अच्छी सी तस्वीर लेने में जो है मदद करने वाला है। इसी के साथ इसमें माफ कीजिएगा, लूनर एक्सप्लोरेशन और व्हीकल का जो है यूज किया गया है, जो कि एक छोटा सा लूनर रॉबिट भी है, जिसको क्या बोला गया, सोरा क्यों नाम दिया गया है। इसका जो है सहज बेसिकली बात करें जो साइज है ना, तो बहुत ही छोटा सा है, जिसको आप जो है अपनी हथेली पर भी रख सकते हैं, इतना छोटा जो है इसमें जो है बेसिकली जो ये लूनर जो रोबोट लगाया गया है वो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के संबंध में, तो चंद्रमा मिशन की बात करें तो भारत के द्वारा जो है कुल 3 चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया गया। पहला किया गया यानी कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया। चंद्रयान पहले की बात करें तो कब किया गया था, जो कि भारत का पहला मिशन था, वर्ष 2008 में जो है सफलतापूर्वक जो है हमने चंद्रमा पहला था यानी कि चंद्रमा फर्स्ट जो है हमने जो है भारत का पहला मिशन था, उसको जो है अच्छे से जो है हमने सफलतापूर्वक जो है क्या कर लिया था, लॉन्च कर लिया था। इसी के साथ हम बात करें जो इसे लॉन्च किया था, तो चंद्रमा की परिक्रमा करने और बोर्ड पर लगे उपकरणों के साथ जो है अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया था इसका। चंद्रयान की बात करें, माफ कीजिएगा, चंद्रयान जो एक है प्रमुख जो है क्या क्या काम खोजा गया था चंद्रमा पर पहुंचने के बाद। इसके बाद तो इसके द्वारा जो है बताया गया था कि चांद पर जो है क्या है, पानी मौजूद है, इसकी पुष्टि की गई। वहीं प्राचीन चंद्र या फिर लावा प्रवाह या द्वारा निर्मित चंद्र गुफाओं के साक्ष्य पता चले। चंद्रमा की सतह पर जो है प्राचीन टेक्टोनिक गतिविधियां भी पाई गई और खोजे गए दोष, और इसी के साथ जो है यहाँ पर फ्रैक्चर उल्का पिंड के प्रभावों के साथ साथ इसमें जो है आंतरिक टेक्टोनिक गतिविधियों की विशेषता भी बताई गई। किसके द्वारा, चंद्रयान 1 के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके काम भी बता दिए। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 की बात करें जो कि एक एकीकृत यानी कि 3 in 1 है, जो कि अंतरिक्ष यान है, जिसमें जो है चंद्रमा का एक ऑर्बिट था, विक्रम था, और जो कि नाम रखा गया था विक्रम साराभाई के नाम पर। और जो कि इसके साथ आता है, इसके साथ कौन था, तो लैंडर था, जो कि लैंडर और प्रज्ञान था यानी कि ज्ञान रोवर इसमें शामिल था, जो कि चंद्रमा पर जो है अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा जो है उपकरणों को लगाया गया था। लॉन्च कब किया गया था, ये जो है डेट याद रखने हैं, ये आपसे जो है कई बार मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं। तो डेट क्या है, तो 22 जुलाई 2019 को जो है चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया था। इसमें जो है लैंडर विक्रम की बात करें तो इसके द्वारा जो है अपनी जगह पर ही ये रहता है, और अधिकतर क्या करता है, ये चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधियों को और वातावरण की जांच करने का काम करेगा। कौन, आपका लैंडर विक्रम। वहीं पर जो इसमें बेसिकली लगाया गया था, जिसका नाम है रोवर प्रज्ञान। इसका काम क्या है, इसमें जो है 6 पहिए वाला था, जो कि एक ऊर्जा संचालित वाहन है। कैसा है, तो ये सौर ऊर्जा संचालित वाहन था, जो कि स्वयं ही को क्या करता है, ये अलग भी कर लेता है, और धीरे धीरे जो है ये सतह पर जो है, जो कि चंद्रमा पर जब लैंड किया होगा, तो या ये बेसिकली जो है आराम से बिल्कुल धीरे धीरे ये क्या करता है, मूव करते करते यहाँ पर क्या करेगा, डेटा को एकत्रित करेगा और डेटा को भेजेगा। इसी के साथ चंद्रयान 2 जो कि लैंडर अपने उच्च वेग के
कारण जो है चंद्रमा की सतह पर तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसके बाद जो है लैंडिंग कठिनाई से हुई थी। तो ये जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है चंद्रयान 2 जो है थोड़ा बोल सकते हैं कि ये इतना अच्छा नहीं हो पाया था और इसमें जो है कुछ काम जो है इसके नहीं हो पाए थे और इसलिए जो है ये विफल हो गया था। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर से संपर्क करने का काम करेगा अब। ठीक है, जो कि पहले से पहले जो है काम नहीं कर पा रहा था, अब जो है ऑर्बिटर जो है इसका बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए वो चंद्रयान 3 से जो है यहाँ पर अपने आप को जोड़ लेगा। अब चंद्रयान 3 की बात करें तो याद रखिएगा जो है 14 जुलाई 2023 को, कब 14 जुलाई 2023 को जो है हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जो कि भारत का तीसरा मिशन था और इसके द्वारा जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया था और ये हमारा दूसरा प्रयास था, जो कि हम बन गए थे। इसके बाद कौन सा चौथा ऐसा विश्व का बेसिकली देश बन गया था हमारा भारत, जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी हमारे द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना था। इसी के साथ चंद्रमा पर रोवर के अवलोकन का प्रदर्शन करने के लिए इसी के साथ इन सीटू और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना था। इसमें जो है स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM था। इसी के साथ आपको याद रखना है प्रोफेशनल मॉड्यूल था PM और एक रोवर भी शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य रखा गया है यहाँ पर किसके बारे में, तो इंटर प्लेनेटरी मशीनों के लिए एक आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और प्रदर्शित करने का काम किया जाएगा। तो ये बात रही आपकी चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, यूपी जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके की बात करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी बने हैं और आने वाले टाइम पे भी बनेंगे, क्योंकि आपको जो है यूपी के भी एग्जाम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो मैं यहाँ पे सीजन लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। जो हम यहाँ पे ना 20 क्वेश्चन करेंगे, तो अच्छे से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 404 हो सकते हैं। वही किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, तो लखनऊ में जो है सबसे ज्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन से, तो इनका नाम याद रखिएगा, पुरुषोत्तम टंडन। कौन है, पुरुषोत्तम दास टंडन है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 है। कितनी है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, विधानसभा की सीटें हो या विधान परिषद की सीटें हो या लोकसभा की सीटें हो या फिर राज्यसभा की सीटें हो, सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश को ही देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये आपको याद रखना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ही। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जनपद में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, तो महोबा में। ठीक है, कहाँ पर, महोबा में कम सीटें हैं किसकी, विधानसभा की। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय भाषा है वो कौन सा, हिंदी है। ठीक है, तो पहली तो आपको याद रखना है हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा पूछ ली जाए तो वो उर्दू है। ओके, कोई डाउट नहीं रखना है, अच्छे से समझना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति थे जिनका नाम है चंद्रभाल। कौन है, चंद्रभाल जो है विधान परिषद के प्रथम सभापति रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल है। आपको याद रखना है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। कितने जिले हैं, 75 आपको जिले याद रखने हैं, मंडल 18 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं। तो याद रखिएगा विधानसभा में 404 हैं। ठीक है, इसी के साथ विधान परिषद में 100 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो अभी ही क्लियर कर लीजिएगा, आगे के लिए मत रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, 80 हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय जो कि वर्तमान न्यायाधीशों की यहाँ पर संख्या कितनी है, तो कितनी है, 160 याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है, आपका इलाहाबाद में स्थापित है। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कई बार एग्जाम पूछा गया है, याद रखिएगा कौन है, कमलकांत वर्मा। कौन है, कमलकांत वर्मा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो है कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है, तो 16 न्यायिक जिलों में जो है उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को जो है बेसिकली काकोरी षड्यंत्र होता है। वहीं कानपुर राजस्व मंडल में जो है कितने जनपद शामिल हैं, तो 6 जनपद शामिल है। किसमें, कानपुर राजस्व मंडल में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1866 में जो है, याद रखिएगा आपको याद रखना है 1866 में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को फीडबैक में जरूर बताना है आप लोगों को जो है 10 क्वेश्चंस की सीरीज में ही पसंद आता है या फिर मैं इस तरीके से लेके आऊँ। ठीक है, आपको क्या पसंद आया है आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और फीडबैक जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, और आप लोग जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।